इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। देखिए ऐसे मत कीजिए, इसे मत निकालिए। हम आपके आगे हाथ छोड़ते हैं, प्लीज ऐसे मत कीजिए। ये टूट जाएगा, देखिए ऐसे मत कीजिए। हमारे देश में सदियों से एक औरत के लिए उसकी मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र उसके सुहाग की निशानी होती है, जिसे वो किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती। और हर पति अपनी पत्नी की इस भावना का सम्मान भी करता है। वहां क्या कोई चीज इतनी कीमती हो सकती है कि जिसके लिए एक पति जबरदस्ती अपने ही हाथों से अपनी पत्नी के मांग का सिंदूर पोंछकर उसका मंगलसूत्र उतार फेंके। ये सब देखने और सुनने में आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन हकीकत में एक आदमी ने अपनी बीवी के साथ ऐसा किया था। कौन था ये आदमी और वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा था? क्या इस सब में उस औरत की कोई गलती थी या इस आदमी का बेलगाम होता हुआ घिनौना लालच? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आपने अभी जो कुछ भी देखा वो जुल्म और जुर्म की कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी सच्चाई आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि हम कहां से चले थे और अब कहां चले जा रहे हैं। यहां जो कुछ भी हो रहा था उसे जानने और समझने के लिए चलते हैं इस घटना से 4 महीने पहले शहर मुंबई में। Come on. Let's celebrate your second promotion. Yeah. Cheers. You know, ये 1 साल में मेरा दूसरी बार प्रमोशन था और ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया। Oh, hello, Mr. मुकेश। I agree कि तुमने बहुत मेहनत की, but don't forget, क्योंकि वैभव सर को खुश करके तुम्हारे प्रमोशन लेटर पे सिग्नेचर मैंने ही करवाया और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि वैभव सर को खुश कैसे किया जाता है। तभी तो मुझे तुम्हारे जैसी बीवी चाहिए। तो फिर कर लो शादी, किसने रोका है? बस एक लीगल प्रॉब्लम है, वरना उसके बाद तो फिर सारे पेपर्स और फाइल रख लिए ना? यस सर। अरे यार ये बाबूजी बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? वैसे ही इतना लेट हो चुका हूँ। हो सकता है कुछ जरूरी काम हो। हेलो। अरे मुकेश, हम बोल रहे हैं। हाँ बाबूजी बोलिए ना। हम बहू को लेकर आ रहे हैं तुम्हारे पास। अरे बाबूजी वो क्या है कि हम 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं ना। अरे अभी तो घर पे हो ना, दरवाजा खोलो। दरवाजा? हाँ। ठीक है। बाबूजी आइए ना अंदर। अरे बहू से ही कुछ सीख लिए होते, पैर भर छुओगे नहीं। हाँ, जीते रहो। अरे हम तो बस बहू को छोड़ने के लिए आए हैं। वैसे आज रात को 8 बजे की गाड़ी से हमारी वापसी है। नमस्ते बाबूजी। सुखी रहो बेटा। नमस्ते बाबूजी। अरे बाबूजी जब इतनी दूर से आए हैं तो 2-4 दिन रुक के जाइए ना। अरे बेटा फसल कट रही है, जाना जरूरी है। फुर्सत में आएंगे, रहेंगे। तो फसल कटने के बाद ही आ जाते।
अरे 1 साल हो गया शादी को, तुम्हें तो फुर्सतें नहीं हैं। बहू को हम कब तक अपने पास बैठाए रहते? बेचारी बार बार बोल रही थी जाना है, तो उसको लेके आ गए। नरेश, वो फाइलें मुझे दे दो। ओके सर। बैग उठा के अंदर रख दो। बाबूजी, इस समय ऑफिस के लिए हम लेट हो रहे हैं, तो हम नरेश को आपके लिए छोड़ के जाते हैं और हमारे ना रहने तक वो आपका ख्याल रखेगा, ठीक है? बाबूजी, हम 8 बजे शाम को आएंगे, तब हम आपको स्टेशन छोड़ देंगे। ठीक है बेटा। पता नहीं ये आजकल का सिस्टम क्या है, ट्रेनें 3-3, 4-4 घंटे लेट होती हैं। पता नहीं ये लोग अपग्रेड कब होंगे। तुम ऐसे क्या देख रही हो? तुम अभी तक सोई नहीं? आप हमसे नाराज हैं क्या? नहीं, मैं अपने घर वालों से नाराज हूं। तो मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? शादी को 1 साल होने आया था, हमें आपकी बहुत याद आती थी, इसीलिए हमने पिताजी से कह दिया कि हमें यहाँ ले आए। आपको हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? क्या अच्छा है तुम्हारे अंदर? एक छोटे शहर से आने वाली देहाती लड़की जिसको ना ठीक से अंग्रेजी बोलने आती है। पता नहीं घर वालों ने कहां से मेरी शादी कर दी तुम्हारे से और लाके पटक दिया यहाँ पे। इसका मतलब आपको हम पसंद ही नहीं है? तुम्हारे अंदर ऐसे क्या चीज है जिससे मैं तुम्हें पसंद करूं? कभी खुद को आईने में देखा है क्या? नहीं ना? एक बार जाके आईने में देखो। ये 2 टके का सिंदूर, ये बिंदी, ये फालतू का मंगलसूत्र, और ये क्या है? हाँ, एक बार ऊपर से नीचे तक खुद को देख लो। ना तो साड़ी पहनने का सेंस है, ना तो कोई फैशन का सेंस है। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, जिसके साथ सोसाइटी में मैं अच्छे से बैठ सकूं। देखिए, आप जैसे बोलेंगे ना, हम बिल्कुल वैसे बनने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो तुमसे ठीक से बोला नहीं जा रहा है। चलिए सोसाइटी में उठने बैठने। और एक चीज और, जब तक ये तुम सारी चीजें कर नहीं लेती तब तक तुम मेरे साथ नहीं सोओगी। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मैं बताता हूं तुम्हें, आओ। कम ऑन, यही है तुम्हारी जगह। हेलो माँ, चरण स्पर्श। कैसी हो बेटी? माँ, हम तो यहाँ बहुत खुश हैं। पर तुम्हारे आवाज से तो नहीं लगता बेटा। सच बताओ बेटा, क्या बात है? माँ, वो हमें लगता है ना कि इन्हें हमारी जैसी लड़की नहीं चाहिए थी। इन्हें तो कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो अंग्रेजी बोल सके, शहर में पली बड़ी हो। पर हम तो माँ। तो बेटा इसमें परेशानी की क्या बात है? तू भी वैसे ही बनने की कोशिश कर जैसा वो तुम्हें बनाना चाहते हैं। और हाँ, याद आया, लक्ष्मी मासी है ना, उनकी बेटी ममता, अरे वो 2-3 साल से मुंबई में ही रह रही है। किसी बड़ी कंपनी में काम भी करती है, तो उसकी मदद ले ले। माँ, हमारे पास ना उनका नंबर भी है, हम उनसे बात करते हैं। अपना ध्यान रखना बेटा। ठीक है माँ। वाह सुनीता, तुम तो बहुत खूबसूरत हो और पढ़ी लिखी भी हो। बस थोड़ी तुम्हारी अंग्रेजी कमज़ोर है, तो क्या हुआ, वो भी धीरे धीरे आ जाएगी। बस तुम ये पहनने ओढ़ने का तरीका बदल दो। ये क्या तुम प्रिंटेड साड़ी पहनती हो? कुछ अच्छी साड़ियाँ पहनो ना, शिफॉन टाइप, मॉडर्न। थैंक यू ममता दीदी, आप जैसे बताएंगी ना हम ठीक वैसे ही करेंगे। आप जानती हैं, हम ना इनके प्रेम को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं और तुम्हारे लिए कुछ अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीदते हैं, ठीक है?
हाँ दीदी। दीदी नमस्ते भाभी जी। भाभी जी ये सर ने भेजी है और कहा है उनको ना आने में देरी हो जाएगी, जी तो कोई भी काम हो मुझे बता दीजिएगा। आइए ना, चाय पीकर जाइए। ठीक है भाभी जी। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है तुम्हारी ड्रेस, पर तुम नहीं। देखो, ड्रेस पहनने से कुछ नहीं होता, उसके लिए एटीट्यूड चाहिए होता है। एटीट्यूड। वो क्या होता है? मैं दिखाता हूं, इसे कहते हैं एटीट्यूड, समझी? देखिए, हमको ये सब समझ में नहीं आता। ओह गॉड, मैं अभी किसको समझा रहा हूं? सुनो, जिस दिन तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी ना, उस दिन इस रूम में आना। हमारी बात तो सुनिए। ऐसे गो। नमस्ते। ये कौन है? हम सुनीता, इनकी पत्नी है। अच्छा तुमने बता दिया, वरना मैं तो कोई काम वाली बाई समझ रही थी। यार कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा। वैसे आप यहाँ खड़ी रहेंगी? जाइए, हमारे लिए चाय और नाश्ता लेके आइए। देखा, बाबूजी ने कौन से जानवर को मेरे साथ बांध दिया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इससे छुटकारा कैसे पाऊं। तुम इसके आने की खुशी में अगले संडे पार्टी दो, आगे का मैं संभाल लूंगी। ये ड्रेस लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, पहन लो और पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। पर देखिए ना, हम तो तैयार हो गए। कैसे लग रहे हैं? तुम्हें याद है अंकिता ने उस दिन क्या कहा था? तुम अभी भी नौकरानी लग रही हो, मेरी बीवी नहीं। कितनी सुंदर साड़ी है ये, आपको पसंद नहीं आई? बेवकूफ़ और गंवार औरत, तुम मेरी बीवी कभी बन ही नहीं सकती। हर रोज तो कोशिश कर रहे हैं आपकी बीवी बनने की, समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्या करें कि आपको पसंद आ जाए। तुम कुछ भी मत करो, अब जो करना होगा मैं करूंगी। ये आप क्या कर रही है? हमारी सुहाग की निशानी। तुम्हें मेरी बीवी बनना है ना, तो ये करना पड़ेगा। और ये क्या है? ये मंगलसूत्र, ये निकालना पड़ेगा। देखिए ये हमारी सुहाग की निशानी है। इसे मैंने बोला ना निकालो इसे। तुम्हारा सुहाग कौन है? मैं ना तो ये सिंदूर और ना ये मंगलसूत्र। निकाल दो। देखिए हम इसे नहीं निकाल सकते,
हम पार्टी में से इस तरह से पहनेंगे कि दिखेगा ही नहीं। ये कपड़े लो और पहन के तैयार हो जाओ। चलो, सब पार्टी में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये पीछे रखते। ये ड्रेस हमारे लिए बहुत, हम कुछ और पहन लें। ड्रेस छोटा नहीं है, नीचे आओ। ये क्या है? देखिए, हमें इस तरह के कपड़े पहनने की आदत नहीं। आदत नहीं है तो डाल लो। तुम्हें फैशन नाम की सेंस तो है नहीं। नीचे बड़े बड़े लोग मेरा वेट कर रहे हैं और तुम चाहती हो कि मेरी रेपुटेशन डाउन हो जाए, राइट? तो जब नहीं चाहती तो ये ले जाने की जरूरत नहीं है। कम ऑन। हेलो गाइस, मीट माय गॉर्जियस वाइफ सुनीता। यार मुकेश, बहुत किस्मत वाले हो कि इतनी खूबसूरत वाइफ मिली है, और हमें तो पता ही नहीं था कि भाभी इतनी मॉडर्न है। वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल फिगर। मुकेश, एक नाइट ऑफर, एक्सचेंज ऑफर। अगर ऐसा ब्यूटीफुल एक्सचेंज ऑफर हो तो आई एम ऑल्सो रेडी। सलिता, ये तुमने कौन से ब्रांड की ड्रेस पहनी है? वो हम नहीं जानते, ये सब मुकेश जी की पसंद है। और तुम कौन सा ब्लशर यूज करती हो? ब्लश? अरे तुमने लिप लाइनर नहीं लगाया? जी वो हमें ये सब आता नहीं है, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। ओह, विलेज बर्ड इन बिग टाउन। लकी विलेज गर्ल, हाँ? भाभी, आपकी सादगी को भी सलाम है, वरना मेकअप में छुपे इंसान का पता नहीं चलता। एकदम सही कहा नरेश, आई अप्रिशिएट। दो चेहरे वाले लोग यहाँ पे काफी हैं। एनीवेज, आज की पार्टी को थोड़ा और रंगीन बनाते हैं। चलो, लेट्स डांस। मैं आए। जी वो हमें डांस नहीं आता। ये मेरे बॉस हैं, जाओ। यस, गो। क्या किया तुमने ये? हाँ, ये मेरे बॉस हैं। वो माफी मांगो इनसे। जी वो हमें गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहे हैं। गलत तरीके से छूने? देहाती गंवार औरत। सॉरी टू से सर, बट भाभी को माहौल और कल्चर समझने में टाइम लगेगा। तुम्हें भाभी की बहुत चिंता है? क्यों ना होगी, क्योंकि भाभी छपरा से और मैं सिवान से, और छोटे शहरों की क्या प्रॉब्लम होती है मैं जानता हूँ। सॉरी भाभी जी, हमको भी माहौल अच्छा नहीं लगता। आज जो कुछ भी हुआ, ये गांव और शहरों की बात नहीं है, ये संस्कारों की बात है।
इस देश का इतिहास हजारों साल पुराना है, जहाँ जीने के तौर तरीके और भाषा समय के साथ हमेशा बदलते रहते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलती। उनमें से एक है पति पत्नी का आपस में प्यार और रिश्तों में तालमेल, जहाँ पति अपनी पत्नी को रक्षा करने का वचन देता है और बदले में पत्नी उसके घर को संवारती है। इस तरह दोनों मिलकर जिंदगी को खुशनुमा बनाते चले जाते हैं। आधुनिकता समय के साथ चलने वाली शाश्वत प्रक्रिया है, जिसकी जड़ों में सदियों की सभ्यता और संस्कृति का गारा होता है और सामने आसमान की तरह खुला भविष्य। लेकिन कुछ लोग नकली आधुनिकता का नकाब ओढ़कर पति पत्नी के रिश्तों को भी बाजार में बेचने के लिए बैठ जाते हैं। मुकेश भी यही कर रहा था। अपने बॉस वैभव को खुश करने के लिए वो अपनी पत्नी का इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि आगे बढ़ने का उसका ये शॉर्टकट उसे एक ऐसी दिशा में ले जा रहा था जहां अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था। अकल नाम की चीज है तुम्हारे अंदर? बॉस है वो मेरे। तुमने मेरे करियर पर सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए, हमने आपको बताया था ना कि वो गलत तरीके से चुप रहे। गलत तरीका? कौन सा गलत तरीका? हाँ, ये तरीका, ये सब नॉर्मल है यहाँ के लिए। मैं तुम्हें बताता हूँ गलत तरीका किसे कहते हैं। तुम्हें वैभव सर से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी सैलरी, मेरा इंक्रीमेंट और मेरा बोनस सब उनके हाथ में है और मैं अपने करियर में बहुत तरक्की हासिल करना चाहता हूं। अगर तुम इसमें मेरा साथ नहीं दे सकती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सर। हाय सर, ये आपसे सॉरी कहना चाहती है। सही? वो जी कल जो हुआ उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। अरे एक मिनट, ऐसे नहीं, सर से गले मिल के सॉरी कहो। कहो। चलो अब ड्रिंक बना के लेके आओ। खो। कम ऑन। दो गिलास नहीं, एक गिलास और बना के लेके आओ। Come on. Come on. Cheers. Cheers. अब इसके लिए भी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हाँ, सर, मुकेश जी देखिए, आप
आपके कहने पे हमने हमने आपके बॉस से माफी मांगी और उन्होंने आज फिर हमारे साथ वही हरकत की। सॉरी सर, मेरे घर वालों ने पता नहीं कौन सी देहात और गंवार किस्म की औरत को मेरे पल्ले बांध दिया। आई एम सॉरी सर। सर सर प्लीज सर। सर तू तलाक के लिए तैयार है, समझ गई? दीदी, पहले भी इनके बॉस ने मेरे साथ बदतमीजी की और कल फिर से उन्होंने वही किया। जब मैंने मुकेश से शिकायत की तो पहले उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया और बाद में हमसे तलाक की बात कही। ऐसे कैसे जिया जी तुम्हें तलाक दे सकते हैं? और दीदी, हमें डर तो इस बात का लगता है कि अगर सच में किसी दिन उन्होंने हमें तलाक दे दिया तो। तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी अपने कंपनी में लीगल एडवाइस टीम में हूँ। अब तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। कैसे? अब वो नहीं, बल्कि तुम उससे कहोगी तलाक चाहिए। तलाक? दीदी, मुझे तलाक नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो मुकेश के साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा, बट मैं जैसा जैसा बोल रही हूँ तुम वैसा वैसा करो। हाँ दीदी। क्या ये? वही जो आप चाहते थे, तलाक के पेपर्स। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त है हमारी। एलुमनी के लिए हमें 50 लाख रुपए, रहने के लिए यही घर, आपकी आधी तनख्वाह और शादी के समय हमारे घर वालों ने जितना भी जेवर दिया था वो सब वापस चाहिए। ये सब इसमें लिखा है, जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सुनीता, 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 आई एम सॉरी। मैं अपनी हरकतों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। पता है, मैं पागल हो गया था। एक छोटे से शहर से यहाँ आया, बहुत मेहनत करनी पड़ी। जाने अनजाने में मैं ऐसा आदमी बन गया। सुनीता, मेरी तरफ देखो। अरे कुछ तो बोलो। तुम चाहे तो मुझे थप्पड़ मार लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पकड़। अरे आप ये सब क्या कर रहे हैं? अगर आप सच में अपनी हरकतों के लिए शर्मिंदा हैं तो हमें भी आपसे कोई तलाक वलाक नहीं चाहिए। हम भी आपके साथ इसी घर में खुशी खुशी रहना चाहते हैं। सच? आई लव यू। आई लव यू। अच्छा सुनो, मैं काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैं जब वहाँ से वापस आता हूँ तो हम दोनों चलेंगे घूमने बाहर। हाँ। चलोगी ना? अच्छा, वो मैं नरेश को यहाँ बोल देता हूँ, वो तुमसे पूछ लेगा अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो। हाँ जी। अब देखना तेरा क्या हाल करता हूँ। मैं तुझे तलाक भी दूंगा और तुझे फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। अक्सर सीधे साधे लोग चालाक और शातिर लोगों की बातों में आ जाते और अपने साथ हुए पुराने और कड़वे अनुभवों को भूलकर उन पर भरोसा भी कर बैठते। छल कपट के इस दौर में सुनीता भी ये गलती कर बैठी थी, पर वो नहीं जानती थी कि इसका अंजाम उसके लिए कितना भयानक हो सकता था। अब देखना ये था कि क्या था मुकेश का वो षड्यंत्र जो खुद उसकी भी जिंदगी तबाह कर सकता था। नमस्ते भाभी जी।
अरे नरेश, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? भाभी वो कल कॉन्फ्रेंस मीटिंग है ना ऑफिस में, तो सर की कुछ फाइल चाहिए थी मुझे। पर सर तो दिल्ली गए हैं और परसों लौटेंगे वहाँ से। दिल्ली? क्या बात कर रही हैं भाभी? सर ने तो ये फाइल अंकिता मैम के घर मंगवाई है। नरेश, मुझे लगता है ना कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं भाभी, ऐसी कुछ बात नहीं है। देखो नरेश, अगर यहाँ मुझे कोई समझता है तो वो तुम हो, इसलिए प्लीज़ जो भी बात है मुझे सच सच बताओ। ठीक है भाभी, आप साथ चलिए। लगता है तुम्हारी गवार बीवी ने तुम्हें बहुत प्यासा रखा है। इस रोमांटिक टाइम में किसका नाम ले लिया? हाँ, तुम्हारे सामने उसकी क्या औकात? मेरी क्या गलती अगर मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है तो? भाभी आप बहुत सुंदर हो, सर कोई आपकी कदर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है नरेश। सच तो ये है कि वो जैसे चाहते थे वैसे मैं कभी अपने आप को बना ही नहीं पाई। उन्हें मैं कभी वो सुख नहीं दे पाई जो वो चाहते थे। देखो ना, तभी तो वो आज अंकिता के साथ। मुझे तो लगता है वो आपसे प्यार ही नहीं करते। ऐसा नहीं है नरेश, उनकी और मेरे बीच तो सब कुछ ठीक हो चुका है। भाभी मुझे लगता है वो सिर्फ प्यार का दिखावा कर रहे थे ताकि तलाक के बाद आपको पैसा ना देना पड़े और दहेज की रकम भी ना देनी पड़े। नहीं चाहिए मुझे ऐसी रकम। जब पति का प्यार ही ना मिल पाया तो मैं ये सब लेकर क्या करूंगी? आज मुझे सच में लगता है कि मैं हार गई। आप ऐसा मत सोचिए, आप जैसी बीवी बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलती है। मेरे होते हुए आप अपने आप को कभी भी अकेला महसूस मत करना। इस काम के लिए पूरे 2 लाख रुपए दूंगी। और अब मैं देखती हूँ कि ये औरत कब तक मुकेश की बीवी बन के रह सकती है। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। पर आप भी तो मेरे साथ यही कर रहे थे ना मुकेश जी। आपने कहा कि आप दिल्ली जा रहे हैं, पर आप यहीं थे उस अंकिता के घर। अच्छा, तो ये सारी चीजें तुम्हें नरेश ने बताई है ना? तुम्हें पता है नरेश ने तुम्हें कितना बड़ा धोखा दिया है? उसने ये वीडियो इंटरनेट पे पूरी दुनिया में वायरल कर दिया है। अब तो मुझे कोर्ट से सबूत के आधार पे तुमसे तलाक भी मिल जाएगा। और तो और तुम 2 कौड़ी की मालकिन भी नहीं बनोगी। अच्छा, और तो और तुम्हें जेल भी हो सकती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है मुकेश? इस काम के लिए पूरे 2 लाख दूंगी। 2 लाख? 2 लाख बहुत कम है। अगर मैंने ये वीडियो नहीं दी तो मुकेश को अपनी आधी तनख्वाह और 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो तुम्हें कितना चाहिए? कम से कम 30 लाख। बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, मैं मुकेश को बता देता हूँ कि ये सब तुमने करवाया और इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा।
क्योंकि तेरे मरने के बाद ये सारा राज ना यहीं दफन हो जाएगा। ये सुनीता के साथ वो वीडियो तूने अंकिता के कहने पर बनाया था। तेरे जाते जाते मैं तुझे एक राज की बात बताता हूं। ये सारा प्लान अंकिता का नहीं था, ये सारा प्लान मेरा था। इसे देखकर तो अदालत आपको सजा सुना ही देगी, क्योंकि मुकेश आप लोगों को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने हर बात कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। आपको लगा कि गोली मारने से उसकी मौत हो गई, पर नहीं। सुनीता, शायद मैं बचूंगा नहीं, लेकिन जो मैं तुम्हें वीडियो भेज रहा हूँ उसके अंदर अंकित और मुकेश के खिलाफ सबूत है कि कैसे उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। अब इसमें इस बात का सारा सबूत है कि कैसे आपने मुझे एक दलदल में धकेला और कैसे नरेश की हत्या आपने और अंकिता ने मिलकर कर दी। अब सजा तो आपको अदालत देकर ही रहेगी। अब सजा तो आपको अदालत देकर ही रहेगी। पर सोचो, अगर तुम मर जाओ तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा ये साबित करना कि तुम्हारा नरेश के साथ संबंध था और इसीलिए तुमने उसकी हत्या कर दी और उससे बचने के लिए खुद आत्महत्या कर ली। जल्दी मारो इसे। रुक जाओ नहीं तो गोली चला दूंगा। गिरफ्तार करो ना। मुझे जैसे ही नरेश का वीडियो मिला, मैंने फौरन पुलिस को सारी खबर कर दी। जब आपसे हमारी शादी हुई ना मुकेश जी, तब हम सोचते थे कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। हम सोचते थे कि आप कितने मॉडर्न हैं। अरे हीरो थे आप हमारे। पर आज हमें समझ में आता है कि ना ही आप हीरो हैं और ना ही आप मॉडर्न। जानते हैं क्यों? क्योंकि अच्छे कपड़े पहन लेने से या अंग्रेजी बोलने से कोई मॉडर्न नहीं बनता है, बल्कि एक इंसान मॉडर्न बनता है अपनी सोच से। और सोच तो आपकी रह गई वही की वही। अपनी पत्नी की भावनाओं की कोई इज्जत थी आपको? नहीं। और फिर आप भी तो एक गांव से ही थे ना मुकेश जी। समय लगा होगा ना आपको भी बदलने के लिए, पर आपने हमें समय दिया नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमें लेकर आपकी सोच कभी बदली ही नहीं और हमें सजा देते देते आप इतने नीचे गिर गए कि हमें भी अपने साथ नीचे गिरा दिया। लेकिन हम ना मुकेश जी असली आधुनिक हैं। हम अपनी गलती से सीख लेंगे और आगे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन आपकी तरह नहीं मुकेश जी, अपने सारे संस्कारों के साथ। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन्हें। ले चलो इन्हें।
आधुनिक होने का मतलब समय और जरूरतों के हिसाब से अपनी सोच में बदलाव लाना होता है, ताकि आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके। अपनी पत्नी और उसकी भावनाओं का सम्मान करना, उसे आगे बढ़ने का अवसर देना और हर हालात में उसकी रक्षा करना, यही आधुनिक सोच है। लेकिन मुकेश आधुनिकता का गलत अर्थ लगाकर उसी दकियान उसी सोच को आगे बढ़ा रहा था, जिसमें औरत सिर्फ एक इस्तेमाल करने की चीज होती है। मुकेश का संबंध शुरू से अंकिता के साथ, बेहतर होता कि सबके बारे में अपने घर वालों और सुनीता को बता देता और सुनीता को तलाक देकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और आधुनिकता की आड़ में लगातार सुनीता की भावनाओं के साथ खेलता गया। मुकेश एक मार्केटिंग कंपनी में काबिल अफसर था, लेकिन अपनी इस गलत हरकत के कारण उसने अपने हाथ खून से रंग दिए। आज वो और अंकिता जेल की सलाखों के पीछे है। मामला पुलिस में जाने के बाद उसकी कंपनी ने उसके बॉस वैभव को भी नौकरी से निकाल दिया। आज वो बेरोजगार है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में अपराध से जुड़ी ऐसी एक सच्ची घटना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।